सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। कल हमने आपकी जो पहली कविता है हिंदी की ध्वनि कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कल हमने उस कविता के कवि परिचय के बारे में आप लोगों से हमने बात की थी। साथ ही साथ उस कविता का जो शीर्षक था ध्वनि, उस ध्वनि शीर्षक की सार्थकता पर भी हमने आपसे आलोचना की थी। आज उस कविता की व्याख्या हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुविधा की दृष्टि से उस कविता को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया। आज उसका आधा हिस्सा मैं आपको समझाऊंगा, बाकी का आधा हिस्सा कल मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा। व्याख्या करने से पहले, उस आधे हिस्से की व्याख्या करने से पहले मैं आपको पूरी की पूरी कविता एक बार सुना देता हूं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। ये जो 3 लाइन की पंक्ति, इसमें कवि ने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया है। यहाँ तुलना की गई है, जब मैं समझाऊंगा तब समझा दूंगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इस पंक्ति में कवि ने प्रकृति के साथ अपने जीवन का तादात्म्य जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, ये आधा हिस्सा, अभी जो जिन पंक्तियों की मैंने आवृत्ति की, यह है आधा हिस्सा। आज इन आधे हिस्से की व्याख्या में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बाकी जो आधा हिस्सा है वो इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये जो अंतिम पंक्ति पूरी की पूरी कविता में तो कवि आशावादी हैं, लेकिन वे ये जो नवयुवक नवयुवती हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, उन्हें जागरूक बनाने के लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं, इस अंतिम पंक्ति में उसके बारे में आलोचना की गई है। इस अंतिम पंक्ति की व्याख्या मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। मैंने वो पहले की जो 2 पंक्ति, छोटी छोटी पंक्ति जिसकी मैंने आवृत्ति की थी, आज उसी आधे हिस्से के बारे में मैं व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कवि कहते हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। ये बताइए, इस धरती पर जब किसी इंसान का जन्म होता है तो क्या वह यह समझकर इस धरती पर आता है कि मैं अभी अभी इस धरती पर आया हूं और अभी भी चला जाऊंगा? नहीं, इंसान जब इस धरती पर आता है, एक सच्ची बात है, जब कि कोई छोटा बच्चा इस धरती पर आता है, ठीक है, जब पैदा होता है अपनी मुट्ठी को ऐसे करके पैदा होता है, यानी अपनी मुट्ठी में, इस धरती में आने के साथ साथ अपनी मुट्ठी में वह बहुत कुछ लेकर आया है जिससे वह इस धरती पर करना चाहता है। और जब इंसान मर जाता है तो ये मुट्ठी ऐसे नहीं होता, खुला होता है। यानी इंसान को जो कुछ करना था अपने जीवन काल के अंदर उसने कर दिया, अब उसे कुछ नहीं करना है। और जितना कमाया, जितना जो कुछ अर्जन किया,
सबको छोड़ के वो जा रहा है, इसलिए उसकी मुट्ठी जो है खुली रहती है जब उसकी मृत्यु होती है। तो कवि कहता है अभी ना होगा मेरा अंत, कवि कहता है अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। इस धरती पर अभी अभी तो मैं आया हूं, अभी तो मेरा आविर्भाव हुआ इस धरती पर, अभी तो मेरा जन्म हुआ। कुछ महान कार्यों के लिए ही, कुछ महान कार्यों की पूर्ति के लिए, कुछ जीवन के कुछ महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही तो इस धरती पर मेरा जन्म हुआ है। अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है, अभी मुझे इस धरती पर बहुत समय तक रुकना है, ठहरना है, और अपने निर्धारित समय के अंतर्गत मुझे अपने महान लक्ष्यों, महान उद्देश्यों को पूरा करना है। कवि कहता है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन, यहां वन क्या है? वन का तो वैसे अर्थ होता है जंगल, लेकिन यहां वन का मतलब क्या है? ये सांकेतिक है, वन रूपी जीवन। यहां जीवन को वन बना दिया गया है, यानी कवि के जंगल रूपी जीवन में अभी अभी सुकुमार कोमल शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। कवि का जीवन जो है वो जंगल है, वन है, और उसी वन रूपी जीवन में, जीवन रूपी वन में कोमल सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। यानी वसंत जो है वो बिल्कुल एक सुकुमार नए नए पैदा होने वाला एक सुकुमार चपलमती शिशु की तरह वसंत, और उसी सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है, उसी जीवन रूपी वन में आविर्भाव हुआ है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ने अपने जीवन रूपी वन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत के आगमन को इस प्रकार उन्होंने व्याख्या क्यों की, मैं समझा देता हूं। वसंत, आप लोग जानते होंगे, वसंत एक ऋतु का नाम है। हमारी इस धरती में कुल 6 ऋतुओं का हम अनुभव करते हैं, और 3 ऋतुओं का हम ज्यादा अनुभव करते हैं, ज्यादा महसूस होती हैं 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत। और जो शरद है, हेमंत है और वसंत है, ये थोड़े थोड़े हम अनुभव करते हैं। तो ये जो वसंत ऋतु है, इससे क्या कहते हैं? किंग ऑफ द सीजन्स, ऋतुराज कहते हैं। और वसंत ऋतु अपने आप ऐसे ही ऋतुराज नहीं बनी, उस ऋतु की कुछ खास विशेषताएं हैं जिसके लिए उसे ऋतुराज की उपाधि दी गई। और इस धरती पर उसी ऋतुराज वसंत का आगमन कब होता है? ग्रीष्म ऋतु से पहले, है कि नहीं? ग्रीष्म ऋतु से पहले। मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, जब इस धरती पर वसंत ऋतु का आगमन होता है, जब इस धरती पर वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब इस धरती में चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसमें नए नए पत्ते, कोमल पत्ते उगने लगते हैं। ठीक है, नए पत्ते उगने लगते हैं पेड़ों में। जो पौधे होते हैं उनमें फूल की कलियां खिलने लगती है, खिलने लगती है या फिर खिलने के लिए प्रस्तुत होती हैं। आपने आम का पेड़ सुना होगा, देखा होगा, आम के पेड़ में आम्रमंजरी आती हैं, और उसी आम्रमंजरी के सुगंध से चारों दिशाएं सुगंधित हो जाते हैं, उसकी खुशबू दूर दूर तक महकती रहती है।
आपने और एक चीज ध्यान दिया होगा कि कोयल जो सुमधुर कंठ से गीत गाता है, वह कोयल ज्यादातर आप वसंत ऋतु में उसको गाते हुए आपने सुना होगा। और वसंत ऋतु की एक खास विशेषता है कि जब आम्र मंजरी अपने सुगंध से चतुर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, उस समय उसी वसंत ऋतु में कोयल भी अपनी कूक कूक तान से सुमधुर गीत से चारों ओर एक बहुत ही सुंदर वातावरण पैदा करता है। मलय पवन बहता है, मलय पवन एक हवा, शीतल हवा वसंत ऋतु में। और वह हवा जब हमारे शरीर को छू जाती है तब हमारा शरीर आनंदित पुलकित हो जाता है, शरीर में एक नई उन्मादना सृष्टि होती है। और वह हवा मन को मोह लेने वाली हवा है, एक अपूर्व आत्मतृप्ति मिलती है, हाँ कि नहीं। और ऐसी स्थिति में धरती माता की जो सुंदरता, वैसे तो धरती माता सुंदर ही है, लेकिन वसंत ऋतु के आगमन से इन तमाम चीजों के कारण धरती माता की सुंदरता और भी बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता दुगना हो जाती है। यानी धरती माता के काया में एक अपूर्व परिवर्तन दिखाई देता है, सुंदर सा परिवर्तन दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, चारों ओर खुशियों का माहौल बना हुआ होता है। तो वसंत ऋतु के आगमन से कितना कुछ अच्छा हो रहा है। और ऐसे ही सुकुमार कोमल शिशु रूपी वसंत का आगमन कवि के जीवन में हुआ है, कवि के जीवन रूपी वन में हुआ है। यानी कवि इन पहले की 3 पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि बिल्कुल वसंत की भांति मेरे जीवन में भी एक वसंत की भांति मेरे जीवन का भी अभी अभी इस धरती पर आगमन हुआ है। यानी वसंत मेरे जीवन में भी वसंत रूपी एक कोमल सुकुमार शिशु का आगमन हुआ है। यानी कवि यह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशियां छा जाती है, इतना सारा सुंदर सुंदर परिवर्तन होने लगते हैं, धरती माता की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार मेरा जो यहाँ आगमन हुआ इस धरती पर, मैं भी वसंत ऋतु की भांति, वसंत ऋतु में तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशियां छा जाती है। कवि कहता है कि वसंत ऋतु की भांति मैं भी, जब मेरा इस धरती पर आगमन हुआ है, मैं भी अपने महान कार्यों के कारण, जिन महान कार्यों को करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, जिन महान उद्देश्यों, महान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही इस धरती पर मेरा आविर्भाव हुआ है, उन महान कार्यों को पूरा करके मैं भी चारों ओर यश और ख्याति फैलाना चाहता हूँ, उन महान कार्यों को पूरा करना चाहता हूँ। और जब तक मैं उन महान कार्यों को पूरा नहीं कर लेता, अपनी ख्याति, अपना यश नहीं फैलाता, तब तक इसी धरती पर मैं ऐसे ही टिका रहूंगा, यहाँ इसी धरती पर ही मैं ठहरूंगा, इतनी जल्दी मेरा अंत होने वाला नहीं है। ठीक है। अब जो दूसरी पंक्ति थी, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे, हरा मतलब ग्रीन कलर, हाँ कि नहीं। पात मतलब पत्ता, पात मतलब पत्ता। हरे हरे ये पात, डालियां मतलब जो पेड़ की डाली होती है, या फिर पौधों में जो छोटी छोटी डाली होती है, डाल। कलियां, फूल की जो कड़ी होती है। कोमल गात, कोमल मतलब नाजुक, सॉफ्ट, मुलायम, मृदुल। ठीक है, कोमल, नाजुक, मुलायम। गात मतलब शरीर, यहाँ गात मतलब गड्ढा नहीं है, गात मतलब शरीर। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही मैं मतलब
मैं खुद, कवि कहता है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न स्वप्न यानी कवि का जन्म जब इस धरती पर हुआ उस समय वह अपने बंद मुट्ठी में ढेर सारे सपने लेकर इस धरती पर आए थे। उनका आगमन ढेर सारे सपनों के साथ हुआ है। उन्हीं सपनों को वे पूरा करना चाहते हैं और वे सपने अभी भी कवि के हाथ में है, मुट्ठी में है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, नाजुक कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कोमल, स्वप्न मृदुल कर, कर का अर्थ होता है हाथ। कवि यहाँ कहता है मेरे जो कोमल हाथ हैं, उन कोमल हाथों में, मेरे उन सॉफ्ट मुलायम कोमल नाजुक हाथों में ढेर सारे सपने हैं। ठीक है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा, फेरूंगा, फेरूंगा मतलब सहलाऊंगा। हम कभी कभार हमारे घर में जो पालतू कुत्ते बिल्ली होते हैं, कभी कभार हम सहलाते हैं, गायों को सहलाते हैं, सहलाना, फेरूंगा। ठीक है, फेरूंगा निद्रित, निद्रित मतलब सोई हुई, उनिंदी आंखें। ठीक है, जब हम सुबह सुबह सोकर जागते हैं, देखना सोकर जागने के बाद क्या हमारी आंखें ऐसे खुल जाती है? नहीं, हम नींद में होते, इस प्रकार मतलब नींद में होते हैं। हाँ कि नहीं? हम चल रहे होते हैं लेकिन हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता, एक स्टेप इधर एक स्टेप उधर। हाँ कि नहीं? यानी नींद हमारे शरीर से पूरी तरह नहीं गई, अभी भी हम नींद में हैं, चल रहे हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम नींद में हैं, अलसाई हुई, निद्रित कलियों पर। कली मतलब फूल की जो कली होती है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, यानी पौधों में, हरे पत्ते वाले पौधों में, हरे पत्ते वाले पेड़ों में, यहाँ पेड़, हरे पत्ते वाले पेड़ों में हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ठीक है, और पेड़ों का, पौधों का शरीर भी नाजुक ही होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हरे पत्ते वाले इन पेड़ों के नाजुक शरीर में नए रूप से नई नई डालियां उग आई हैं। हरे हरे पत्ते यानी इन पेड़ों के नाजुक शरीर में हरे रंग के कोमल नए नए पत्ते भी उग आए हैं और नई नई डालियां भी नए रूप से उग आई हैं। और जो पौधे हैं उनमें भी कोमल पत्ते, हरे रंग के कोमल पत्ते उग आए हैं और साथ ही साथ फूल की कलियां भी लगभग खिलने वाली हैं। कवि कहते हैं हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, यानी पेड़ पौधों का जो ये नाजुक शरीर होता है, जब ये कोमल शरीर होता है, उसी कोमल शरीर में हरे हरे नए पत्ते, कोमल पत्ते उग आए हैं वसंत ऋतु के आगमन में। उनके शरीर में नई नई डालियां उग आई हैं। ठीक है, पौधों में फूल खिलने वाला है, फूल में कलियां आ गई हैं, यानी पूरी तरह एक वृक्ष का, एक पौधे का, एक पेड़ का पूरा काया परिवर्तित हो गया है। उस वृक्ष में सुंदरता आ गई है। डाली नहीं थी, नई डाल उगने लगी, पत्ते झड़ गए थे, हरे हरे कोमल पत्ते, नए नए पत्ते उगने लगे, फूल नहीं था, फूल खिलने लगा, फूल में कलियां आने लगी। यानी एक पौधे का, एक पेड़ का, एक वृक्ष का पूरा शरीर सुंदर दिखाई दे रहा है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी मैं जब इस धरती पर आया
अपनी बंद मुट्ठी में कुछ सपने लेकर मैं आया हूं और इन्हीं सपनों को मैं ही अपना स्वप्न बिदुल कर और मेरे इन कोमल नाजुक हाथों में मैं जो ढेर सारे सपने लेकर आया हूं, उन्हीं सपनों को मैं किस पर बिखेरना चाहता हूं। मैं उन्हीं सपनों को किसके ऊपर सहलाना चाहता हूं, जो कलियां निद्रित अवस्था में हैं, सुप्तावस्था में हैं। उन्हीं निद्रित अवस्था में जो कलियां हैं, उन्हीं कलियों के ऊपर अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से मैं उन निद्रित अवस्था में जो कलियां हैं उन्हें एक बार सहलाना चाहता हूं। और कभी क्यों सहलाना चाहता है? कभी उन निद्रित कलियों को सहलाकर उन्हें जगाना चाहता है, एक नए सुबह के शुभ आगमन का शुभ संदेश देना चाहता है। यानी उनके जीवन में एक नया सुबह आने वाला है, उनके जीवन में एक नया सुबह आने वाला है। उस नए सुबह के शुभ आगमन का संदेश देना चाहता है कवि। किससे देना चाहता है? अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से। क्या करके? उन निद्रित कलियों पर उन्हें निद्रित कलियों को सहलाकर। यानी यहाँ जो निद्रित कलियां हैं, ये निद्रित कलियां इस देश के नवयुवक और नवयुवतियों का प्रतीक है। निद्रित कलियां, ये निद्रित कलियां किसके प्रतीक हैं? देश में सोए हुए जो सुप्तावस्था में हैं, निद्रित अवस्था में हैं, वही नवयुवक नवयुवती जो आलसी हैं, जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं, जो सही रास्ता छोड़कर जिसने गलत रास्ते को पकड़ लिया, वही नवयुवक नवयुवती हैं। नवराष्ट्र के निर्माण में जिनका योगदान अत्यंत जरूरी है, जो नवराष्ट्र के निर्माण में सहायक होने वाले हैं, परंतु अपनी भूमिका को भूल गए हैं, जो समस्याओं से उलझे हुए हैं, जो आने वाली चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, सुप्तावस्था में है ना, जो इस देश के भाग्य और भविष्य हैं, वे सुप्तावस्था में हैं। उन्हें किसी की फिक्र नहीं है, वे सोए हुए हैं। और उन सोई हुई आलसी कलियों, उन सोए हुए आलसी नवयुवक नवयुवतियों को कभी अपने स्वप्न भरे हाथों से सहलाकर उन्हें जगाना चाहते हैं। उन्हें एक नए सुबह के आगमन का शुभ संदेश देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हे कर्मवीर, हे मेरे देश के नौजवानों, हे मेरे देश के नवयुवक नवयुवती, आपके जीवन में एक सुंदर से सुबह का आगमन हो रहा है। आप लोग जागो, निद्रा को त्यागो, अपने मन से आलसीपन को हटाओ। आप लोग जागो और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाओ। अपने कर्म पथ पर आप अग्रसर हो। ठीक है, अपने आप को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। देश के लिए, जाति के लिए, राष्ट्र के लिए आपका क्या योगदान है, आपकी क्या अहम भूमिका है, आप उसी को पहचानो। राष्ट्रीय हित में आने वाली बाधाओं का सामना करो, मुश्किलों का सामना करो, मुश्किलों से जूझने की क्षमता का आप विकास करो, चुनौतियों को स्वीकार करो। ठीक है, और कभी इसलिए उन्हें सहलाना चाहते हैं कि कभी के जीवन में जो कभी उन नवयुवक नवयुवतियों को प्रेरित करना चाहते हैं, सहलाकर
उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं, उनके अंदर उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उनके मन में जो अशांति है उसी अशांति को, उनके मन में जो आलस्य है उसी आलस्य को, अशांति को, आलस्य को खींचकर उनसे दूर भगाना चाहते हैं। उन्हें आलस्य से मुक्त करना चाहते हैं, बेचैनी से मुक्त करना चाहते हैं, अशांति से मुक्त करना चाहते हैं। उनके मन में एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसके चलते नवयुवक नवयुवती जागरूक बन सकें, राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान दे सकें, नव राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। कभी अपने जीवन की सारी खुशियों को, सारी उन्मादनाओं को उन पर न्योछावर कर देना चाहता है। अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों से उन्हें सहलाकर उनके मन में एक नव जीवन का संचार करना चाहता है। उनके जीवन में एक नई आशा का आलोक, उन नवयुवक नवयुवतियों को एक नई आशा का आलोक दिखाना चाहता है। उनके जीवन को पूरी तरह बदल देना चाहता है। और जब तक कवि इन तमाम कामों में सफल नहीं हो जाता, इन तमाम लक्ष्यों को, उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक कवि का अंत नहीं होगा। और इतनी जल्दी इस धरती से जाने के लिए कवि इस धरती पर नहीं आया है। जिस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि आया है, उन्हीं महान उद्देश्यों को पूरा किए बगैर, उन्हीं महान कार्यों को समाप्त किए बगैर कवि इस धरती से जाने वाला नहीं है, और कवि का अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। यह है उन दोनों पंक्तियों की व्याख्या। उसकी अगली जो पंक्ति है, जिसे मैंने दूसरे हिस्से में रखा है, उसका भावार्थ समझाकर मैं कल आपको वीडियो भेज दूंगा। आप मेरे इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी शंका पूछिए, डाउट पूछिए, मैं आपकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।